नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के अंदर। तो आज हम बात करेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। सिंधु जल संधि फिलहाल चर्चा के अंदर है। अब ये चर्चा के अंदर क्यों आती है और सिंधु जल संधि क्या है, इन सब तथ्यों के बारे में आज के सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करें सिंधु जल संधि। अब सिंधु जल संधि चर्चा के अंदर क्यों आती है, इसके बारे में बात करें अपन। हाल ही में तटस्थ विशेषज्ञ कार्रवाई के हिस्से के रूप में पाकिस्तान का एक समूह सिंधु जल संधि के तहत जम्मू और कश्मीर के 2 जल विद्युत परियोजनाओं को आकलन करने के लिए भारत आया था। अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान का एक समूह जो भारत के जम्मू और कश्मीर के अंदर आया था। अब वो क्यों आया, वह जल विद्युत परियोजनाओं का आकलन करने के लिए भारत के अंदर आया था। इस कारण यह चर्चा के अंदर है। वर्ष 1960 की संधि के विवाद निपटान तंत्र के तहत 5 वर्ष से अधिक समय में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल की जम्मू और कश्मीर की यह पहली यात्रा है। साथियों, ये ध्यान रखना है ये अपने बात की कि सिंधु जल संधि चर्चा के अंदर क्यों आती है। फिर आगे बात करें अपन, सिंधु जल संधि क्या है, सिंधु जल संधि कब होती है, किन किन के बीच सिंधु जल संधि होती है, उनके बारे में बात करें अपन। वर्ष 1947 में विभाजन रेखा ने भारत और पाकिस्तान के लिए भौगोलिक सीमाओं के निर्धारित करने के अलावा सिंधु नदी प्रणाली को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वर्ष 1947 की बात है। विभाजन रेखा भारत और पाकिस्तान के लिए भौगोलिक सीमाओं को निर्धारित करने के अलावा सिंधु नदी प्रणाली को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब 2 भागों के अंदर विभाजित कर दिया तो वो 2 भाग कौन कौन से, उनके बारे में बात करें अपन। दोनों पक्ष अपने सिंचाई ढांचे को चालू रखने के लिए सिंधु नदी बेसिन के जल पर निर्भर थे और इसलिए समान वितरण की आवश्यकता थी। जो सिंधु जल संधि है इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। वर्ष 1951 में जल बंटवारे के विवाद की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अपनी अपनी सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के अंदर आवेदन करते हैं। वर्ष 1951 के दिन यानी वर्ष 1951 के अंदर क्या होता है, सिंधु जल बंटवारे के विवाद की पृष्ठभूमि को लेकर दोनों देश विश्व बैंक के अंदर आवेदन करते हैं कि सिंधु जल संधि का बंटवारा किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो आगे बात करें अपन। अंततः वर्ष 1960 में विश्व बैंक द्वारा लगभग एक दशक तक खोज, बातचीत और प्रस्ताव के बाद भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता था। अंततः यानी अंत के अंदर 1960 के अंदर जो विश्व बैंक के द्वारा लगभग एक दशक की खोज की, यानी एक दशक तक खोज की और बातचीत और प्रस्तावों के बाद भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता थे। जो विश्व बैंक है इसके द्वारा भी सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु जल संधि पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर थे। तो भारत के तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे अयूब खान। दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फिर आगे बात करें अपन, सिंधु नदी बेसिन में 6 नदियां हैं। जो सिंधु नदी बेसिन है इसके अंदर 6 नदी है। अब 6 नदियां कौन कौन सी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां। और ये कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। जो 6 नदियां हैं ये तिब्बत से निकलती है और हिमालय पर्वतमाला से होकर पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है। यह संधि में निर्धारित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी कैसे साझा किया जाए। जो ये 6 नदियां, इन 6 नदियों का नदी भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाए, कैसे बंटवारा किया जाए। इसमें 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम को भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया। अब पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियां आवंटित की गई, सिंधु, चिनाब और झेलम नदी है। ये भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग जैसे कृषि एवं घरेलू उपयोग, कृषि के अंदर भी उपयोग कर सकता है और घरेलू उपयोग के अंदर भी उपभोग कर सकता है। तो ये 3 नदियां तो पाकिस्तान के तहत गई। और 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज को अप्रतिबंधित उपभोग हेतु भारत को आवंटित किया गया। भारत को आवंटित की गई नदियां रावी, व्यास और सतलुज, ये 3 नदियां भारत को आवंटित की गई। फिर आगे बात करें अपन,
इसका अर्थ यह हुआ कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि 20% जल भारत के उपयोग के लिए रह गया। जो ये नदियां हैं, इनका जल 80% तो पाकिस्तान के अंदर चला गया और 20% जल भारत के अंदर रह जाता है। इनमें दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा गठित एक स्थायी संधि सिंधु आयोग की स्थापना करने की भी आवश्यकता बताई गई। जो ये दोनों देश है, इन दोनों देशों के दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा एक गठित स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना करने की भी आवश्यकता बताई गई है। आयोग के कार्यों में नदियों पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, निरंतर सहयोग और संघर्षों के समाधान के लिए पहला पड़ाव के रूप में कार्य करना शामिल है। फिर आगे बात करें अपन, सिंधु जल संधि में एक तरफा निकास का प्रावधान नहीं है और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों देश किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत समझौते का अनुसमर्थन नहीं कर दे। जब तक यह प्रावधान रहेगा, सिंधु जल समझौता रहेगा, जब तक दोनों देशों के मध्य अनुसमर्थन नहीं हो साथियों। फिर आगे बात करें आगे की राज के बारे में देखें, सिंधु जल संधि को अक्सर शांतिपूर्ण अस्तित्व के संभावनाओं के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच अशांत संबंधों के बावजूद मौजूद है। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर एक करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।